नमस्कार साथियों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सौरमंडल। आज का हमारा बहुत ही बेहतरीन चैप्टर रहने वाला है। क्या है? सौरमंडल। तो देखिए, सौरमंडल से एग्जाम में हमसे किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारा पूछा जाता है कि सौरमंडल किसे कहते हैं। यानी इस क्वेश्चन में हमें सौरमंडल की परिभाषा बतानी होती है। क्या? सौरमंडल की परिभाषा बतानी होती है। देखिए, हम आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे इसमें सौरमंडल के बारे में। बिल्कुल बेसिक से जानेंगे तो इसमें आपको परिभाषा, अन्य भी जो इसमें पॉइंट होंगे सारे कवर होने वाले हैं। तो देखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है कि सौरमंडल किसे कहते हैं, या क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि कौन कौन से ग्रह सौरमंडल में हैं, कितने ग्रह हैं, कितने उनके उपग्रह हैं, आदि क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। तो सारे क्वेश्चन आज की क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो सभी लोग क्लास के अंत तक बने रहें ताकि हमारा कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले हम इसका बेसिक जानेंगे। किसका? सौरमंडल का। हमारा पॉइंट क्या रहेगा कि सौरमंडल की परिभाषा क्या है, हम कैसे जानेंगे कि सौरमंडल क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले इसकी परिभाषा क्या बनेगी सौरमंडल की। सौरमंडल की परिभाषा क्या बनेगी? सूर्य के चारों ओर, किसके चारों ओर? सूर्य के चारों ओर, चारों ओर चक्कर लगाने वाले, यानी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले, चक्कर लगाने वाले ग्रहों कामा उपग्रहों, ग्रहों कामा उपग्रहों कामा क्षुद्र ग्रहों तथा उल्का पिंडों के समूह को, उल्का पिंडों के समूह को क्या कहते हैं? सौरमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? तो सौरमंडल के कहते हैं। ये हमारी सौरमंडल की परिभाषा हो गई। क्या हो गई? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रहों, उपग्रहों, क्षुद्र ग्रहों और उल्का पिंडों का जो समूह बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं सौरमंडल। तो देखिए, इसमें किस तरह से बनेगा? सूर्य के चारों ओर, यानी हमारा जो सेंटर में रहेगा वो कौन सा रहेगा? सूर्य, ये हमारा बीच में रहेगा। और इसके जो आसपास चक्कर लगाएंगे वो क्या होंगे? ग्रह, उपग्रह आदि होंगे। कौन कौन से होंगे? ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह आदि होंगे जो इसके आसपास चक्कर लगाते हैं। मान लीजिए ये हमारे ग्रह हैं और इनके ये उपग्रह, बहुत से ग्रह होते हैं उनके ये इस तरह उपग्रह होंगे। तो जो ये हमारा सूर्य है, इसके चारों ओर जितने ग्रह और उपग्रह चक्कर लगाते हैं तो ये हमारा टोटल क्या कहलाता है? हमारा ये टोटल कहलाता है सौरमंडल। सौरमंडल कहलाता है। आपने आकाश में देखा होगा, हमारा सूर्य सेंटर में रहेगा, उसके आसपास विभिन्न तारे होंगे, विभिन्न ग्रह होंगे, विभिन्न क्षुद्र ग्रह होंगे। तो उसे क्या कहा जाता है? उसे सौरमंडल कहा जाता है। अब देखिए, ये तो हो गई हमारी लेंथी परिभाषा। ये आपको समझाने के लिए इसका बेसिक दिया था। इसका शॉर्ट, इसकी परिभाषा क्या बनेगी? इसकी शॉर्ट परिभाषा बनेगी विभिन्न ग्रहों, विभिन्न ग्रहों कामा उपग्रहों, विभिन्न ग्रहों कामा उपग्रहों तथा उल्का पिंडों आदि का समूह। किसका? विभिन्न ग्रहों कामा उपग्रहों तथा उल्का पिंडों आदि का समूह क्या कहलाता है? सौरमंडल कहलाता है। देखिए, इसमें बात वही है, सिर्फ आपको समझने में थोड़ा लेंथी लगता होगा कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, उपग्रहों तथा उल्का पिंडों को
समूह को क्या कहा जाता है? सौर मंडल कहा जाता है। यही हमारी शॉर्ट में परिभाषा बनेगी। विभिन्न ग्रहों, उपग्रहों तथा क्षुद्र ग्रहों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? सौर मंडल कहते हैं। इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई कि सौर मंडल किसे कहते हैं। इस मैप में भी देख सकते हैं, बीच में हमारा सेंटर में रहेगा सूर्य, आसपास उसके ग्रह और उपग्रह रहेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें हमारा अगला पॉइंट बनेगा, क्या बनेगा? ये आप बना रहने दीजिए। इसमें अगला पॉइंट बनेगा, सूर्य के अलावा, अगला पॉइंट इसमें बना लीजिए कि सूर्य के अलावा, किसके अलावा? सूर्य के अलावा सौर मंडल में, सौर मंडल में पृथ्वी सहित, पृथ्वी सहित कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। यानी हमारे प्रेजेंट टाइम में सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? सूर्य के अलावा। अब देखिए जो हमारा सूर्य है, आप लोग सोचते होंगे कि सूर्य के अलावा, जो हमारा सूर्य है ये ग्रह नहीं है, सूर्य एक तारा है। क्वेश्चन आता है, हमसे पूछा जाता है कि सूर्य क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट हमारा पॉइंट रहता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूर्य क्या है। क्वेश्चन क्या है हमारा आपसे कि सूर्य क्या है। बहुत से साथी हमारे क्या लगा के आएंगे? ये एक ग्रह है। सूर्य क्या है? एक ग्रह में लगा के आएंगे। अन्य ऑप्शन भी दे दिए जाएंगे। तो आपको बहुत ही अच्छे से ये पॉइंट याद रखना है। कौन सा? कि सूर्य क्या है? तो सूर्य एक तारा है। सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से नोट करना है। सूर्य क्या है? तो सूर्य एक तारा है। अब यहाँ पर देखिए हमारा पॉइंट क्या था? सूर्य के अलावा सौर मंडल में पृथ्वी सहित 8 ग्रह हैं। यानी पृथ्वी को भी मिला लिया जाए तो सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। वर्तमान में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। लेकिन एक हमारा ग्रह था जिसे ग्रहों की श्रेणी से निकाल दिया गया, तब हमारे 9 ग्रह हुआ करते थे। कितने? 9। निकाला गया ग्रह कौन सा है? वो है हमारा प्लूटो। इसको क्यों निकाला गया? तो इसको ग्रहों की श्रेणी से इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि ये बुध की कक्षा में प्रवेश करता था। देखिए ग्रह होते हैं वो चलते तो इस तरह से हैं, लेकिन इनकी अपनी एक कक्षा होती है। मान लीजिए ये बुध है, इसके बाद ये शुक्र आएगा। इस तरह से इनकी एक अपनी कक्षा होती है, उसमें ये घूर्णन करते हैं, यानी उसमें ये परिभ्रमण करते हैं। लेकिन जो हमारा प्लूटो था, कौन सा? मान लीजिए ये हमारा है प्लूटो। जो प्लूटो ग्रह था ये किसकी कक्षा में प्रवेश करता था? तो ये कभी कभी इस तरह आता था, तो ये बुध की कक्षा में घुस जाता था, यानी अपना रास्ता छोड़ के दूसरे के घर में प्रवेश करता था। तो इसको किसकी श्रेणी से निकाल दिया गया कि अब आपको अपने घर से हम निकाल रहे हैं, आप अपना घर सही निर्धारित नहीं करते हैं, आप अपना रास्ता सही नहीं पकड़ रहे हैं, इसलिए हम आपको ग्रहों की श्रेणी से निकाल रहे हैं। इसलिए जो हमारा प्लूटो ये ग्रह था, इसको ग्रहों की श्रेणी से निकाल दिया गया। तो वर्तमान में कितने ग्रह हैं? वर्तमान में सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। अब अगला पॉइंट इसमें देखिए हमारा क्या बनेगा, ये अब साफ कर दीजिए। इसमें देखिए अगला पॉइंट हमारा बनेगा। अब हम लोग इसमें अंदर जाने वाले, आप लोगों ने सौर मंडल जान लिया। सौर मंडल क्या होता है? सूर्य के चारों ओर जितने भी ग्रह, उपग्रह आदि क्षुद्र ग्रह चक्कर लगाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? वो सौर मंडल हमारा कहलाता है। तो देखिए अब सौर मंडल में सबसे हमारा इंपॉर्टेंट केंद्र बिंदु क्या था? केंद्र बिंदु था हमारा सूर्य, यानी बीच में सेंटर में कौन था? हमारा सूर्य था। अब सबसे पहले तो हम लोग पढ़ने वाले हैं सूर्य के बारे में। विशेष क्लास क्या है आज की? तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सूर्य के बारे में, यानी सन। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं?
सूर्य के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखिए सूर्य के निर्माण से लेकर कितनी ऊर्जा देता है, आदि पॉइंट जो सूर्य से बनेंगे, क्वेश्चन बनेंगे, वो सारे हम लोग कवर करने वाले हैं। तो आप सभी लोगों को आई होप क्लास पसंद आ रही होगी, तो सभी लोग क्लास को शेयर करें। तो देखिए इसमें सूर्य से संबंधित सबसे पहले तो है कि सूर्य का निर्माण कैसे हुआ। सबसे पहला हमारा पॉइंट रहेगा सूर्य का निर्माण किस तरह से हुआ। जब हम लोग बेसिक से ही पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले उसका निर्माण जानेंगे, सूर्य का निर्माण कैसे हुआ। तो देखिए इसमें निर्माण में बहुत सी गैसें हैं जिनसे मिलकर हमारे सूर्य का निर्माण हुआ। देखिए सूर्य का निर्माण इस तरह से हुआ, पहले तो ये सूर्य था, इससे ही हमारे ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, पृथ्वी आदि ग्रहों का निर्माण हुआ। देखिए सूर्य क्या था, ये एक बहुत ही पहले की बात है, ये एक दहकता हुआ आग का गोला था। सूर्य क्या था, आग का गोला था, ये दहकता हुआ। तब देखिए जब ये आग का दहकता हुआ गोला था, लेकिन वर्तमान में ये सूर्य हमें दिखाई देता है, लेकिन इस तरह से इसका इतना टेम्परेचर नहीं दिखाई देता जितना पहले था इसका। तो देखिए ये जब धीरे धीरे इसका टेम्परेचर कम हुआ सूर्य का, पहले तो इसमें एक विस्फोट हुआ सूर्य में, तब इसका नाम सूर्य नहीं था, ये एक आग का गोला माना जाता था। इसमें अचानक विस्फोट हुआ, इससे लावा निकला और भी पदार्थ निकला। ये गोला था, इसमें लावा विस्फोट हुआ, लावा निकला और भी पदार्थ निकले। जब वो पदार्थ इससे अलग हो गए, मान लीजिए ये टुकड़ा यहाँ से अलग हुआ, यहाँ से अलग हुआ, और चुंबकत्व के कारण ये अलग होता गया। जिस तरह ये अपनी दूरी पर घूम रहा था, घूमते घूमते इसके बहुत से टुकड़े इस तरह अलग होते गए। इससे अलग इसलिए हुए क्योंकि इसमें विस्फोट हुआ था। इसमें विस्फोट होने के बाद इस तरह इसके थोड़े थोड़े टुकड़े होते गए, और जब ये टुकड़े अलग अलग होते गए तो जब ये अपनी धुरी पर इस तरह से घूम रहा था, जो टुकड़े इसके अपने अक्ष पर घूम रहे थे वो भी अलग अलग इसके ही चक्कर लगाने लगे, यानी वो भी सूर्य के चारों ओर घूर्णन करने लगे। अब जब सूर्य के चारों ओर ये घूर्णन करने लगे, जब इनका टेम्परेचर थोड़ा कम हुआ, तब ये सूर्य के चारों ओर घूमते छोटे छोटे टुकड़ों में ये पिंड बने थे। जब इनका टेम्परेचर कम हुआ तो यही हमारे क्या कहलाए, ग्रह कहलाए। क्या कहलाए, ग्रह। और ये सारे ग्रह कहलाए। इसके बाद में जब यहाँ पर ये घूर्णन हुआ, उसके बाद ये भी घूर्णन यहाँ पर चलता रहा कंटिन्यू, इसलिए आज भी जितने ग्रह हैं वो सारे परिक्रमण करते हैं। यही कारण है कि सूर्य के चारों ओर ग्रह परिक्रमण क्यों करते हैं, तो यही कारण था कि जब ये हमारा सूर्य था, जब इसमें विस्फोट हुआ तो ये सारे ग्रह बने, छोटे छोटे उनका पिंड बने, अन्य सारे ग्रह बने, इनसे ही सौरमंडल का निर्माण हुआ। तो देख लिया हमने किस तरह से सौरमंडल का निर्माण हुआ। अब एक पॉइंट हमारा यहाँ पर बनता है कि सौरमंडल में जो हमारा सूर्य है ये किन गैसों से मिलकर बना है, यानी जो हमारा सूर्य है इनमें गैस भी मिश्रित है, तो कौन सी गैस कितने % मात्रा में इसमें विकसित है। तो देखिए इसमें जो हमारी नाइट्रोजन है, इसमें हमारी कौन है, हाइड्रोजन। सूर्य में कौन सी गैस है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितने % है सूर्य में, तो 71%, यानी 71% हमारी हाइड्रोजन गैस है। कितने %, 71% हमारी हाइड्रोजन गैस है। दूसरी है हमारी हीलियम। कौन सी है, हीलियम। तो इसकी परसेंटेज क्या है, यह है 26.5%। कितने % हीलियम गैस है, 26.5% है। अब देखिए इसमें हमारा 100% होने में कितना बकाया है, तो 2.5% बकाया है, यानी इसमें अन्य गैसें मिश्रित हैं। कितनी, 2.5% में अन्य गैसें मिश्रित हैं। तो देखिए सूर्य किन गैसों से मिलकर बना है, कौन कौन सी गैसें हैं इसमें, हाइड्रोजन। कितने % इसका हिस्सा है, तो 71%, यानी 71%। दूसरा था हमारी इसमें कौन सी गैस थी, हीलियम गैस थी। इसका कितना है, तो 26.5%, यानी 26.5% जो हमारी हीलियम है इसका हिस्सा है। अगला है हमारा अन्य गैसें। तो अन्य गैसें कितनी है, 2.5%, यानी 2.4% में अन्य गैसें हैं।
इन गैसों से मिलकर हमारे जो सूर्य है इसका निर्माण हुआ है। किसका निर्माण हुआ है? सूर्य का निर्माण हुआ है। अब देखिए हमने आपको बताया सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर क्यों लगाते हैं। तो सूर्य के चारों ओर ग्रहों का चक्कर लगाने का कारण है उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति। यानी जो सूर्य है ये सभी ग्रहों को अपनी ओर आकर्षित करता है, तो इसका कारण क्या है? गुरुत्वाकर्षण शक्ति। पॉइंट क्या बनेगा? पॉइंट हमारा बनेगा सूर्य के चारों ओर ग्रहों के सूर्य के चारों ओर ग्रहों का चक्कर लगाने का क्या कारण है? तो इसका कारण क्या है? गुरुत्वाकर्षण शक्ति। यानी जो भी ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करते हैं उसका मेन कारण क्या है? तो उसका मुख्य कारण है गुरुत्वाकर्षण शक्ति। अब देखिए सबसे पहले इसमें हम ये पॉइंट जानेंगे। सूर्य में हमने ये देख लिया कि सूर्य किन किन गैसों से मिलकर बना है। अब देखिए ये सूर्य है कहाँ? सबसे इंपॉर्टेंट हमारा पॉइंट बनता है कि सूर्य कहाँ है। तो सूर्य देखिए जो हमारी मंदाकिनी आकाशगंगा है, हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? हमारी आकाशगंगा का नाम है मंदाकिनी। आकाशगंगा, आकाश में बहुत छोटी छोटी आकाशगंगा है जिसमें हमारी आकाशगंगा है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है मंदाकिनी। उसका नाम क्या है? मंदाकिनी है। इसका आकार कैसा है? तो इसका आकार है सर्पाकार। आकार कैसा है इसका? सर्पाकार आकाश है हमारी मंदाकिनी आकाशगंगा का। अब देखिए जो हमारी मंदाकिनी आकाशगंगा है, आपने देखा होगा आकाश में बहुत छोटे छोटे तारे हमें एक रेखा में दिखाई देते हैं। मान लीजिए ये कोई रेखा जिसमें बहुत छोटे छोटे तारे दिखाई देते हैं, तो वही होती है हमारी आकाशगंगा। उसे क्या कहते हैं? आकाशगंगा कहते हैं। तो जो हमारी मंदाकिनी आकाशगंगा है इसमें ही हमारा सूर्य स्थित है। किसमें स्थित है? मंदाकिनी आकाशगंगा में। जब हमारा सूर्य मंदाकिनी आकाशगंगा में स्थित है तो ये चक्कर भी लगाता है और घूर्णन भी करता है, यानी परिक्रमण भी करता है और घूर्णन भी करता है। तो जो हमारी आकाशगंगा है इसका ये सूर्य चक्कर लगाता है, यानी इसके चारों ओर परिक्रमण करता है। और देखिए जो हमारा सूर्य है ये घूर्णन भी करता है, ये अपनी जगह पर स्थित नहीं है। यहाँ पर जो हमारे ग्रह हैं इसकी स्थिति के अनुसार बताया गया है कि सूर्य एक केंद्र है और इसके आसपास ग्रह हैं। लेकिन जब सूर्य की बात की जाएगी तो सूर्य भी परिक्रमण लगाता है, यानी ये भी परिक्रमण करता है। किसकी करता है? तो जो हमारी मंदाकिनी आकाशगंगा है इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। कौन? सूर्य। अब देखिए अगला पॉइंट हमारा, देखिए जो हमारी ये आकाशगंगा है इसमें कितने तारे हैं? तो जो आकाशगंगा है इसमें तारे हैं, आकाशगंगा इसमें कितने तारे हैं? तो 100 अरब तारे हैं। कितने तारे हैं? 100 अरब तारे हैं, जिसमें से एक हमारा क्या है? सूर्य भी उसमें शामिल है। यानी जो हमारी आकाशगंगा है कौन सी है? मंदाकिनी आकाशगंगा। इसमें लगभग ये अनुमान लगाया गया कि 100 तारे हैं। कितने तारे हैं? इसमें 100 तारे हैं। इन्हीं 100 में से एक हमारा सूर्य भी है। ठीक है, जो हमारा सूर्य है, क्वेश्चन अगर आएगा कि सूर्य किस आकाशगंगा का भाग है, तो जो हमारी मंदाकिनी आकाशगंगा है इसका सूर्य हमारा भाग है। और देखिए हमने आपको बताया कि सूर्य एक तारा है, ना कि ये कोई ग्रह है। और जो हमारा सूर्य तारा है, एक पॉइंट और इसमें हमारा विशेष बनेगा कि पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा कौन सा है। पॉइंट हमारा क्या बनेगा? पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा, सबसे नजदीक तारा कौन सा है? तो पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा है सूर्य। पॉइंट क्या बना? पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा कौन सा है? तो पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा की अगर बात की जाए तो वो कौन सा तारा है? सूर्य
तारा है। कौन सा है? सूर्य जो हमारा एक तारा है। अब इसमें अगला पॉइंट हमारा क्या बनेगा? तो अगला पॉइंट बनेगा ऊर्जा उत्सर्जन, यानी जो सूर्य है वो किस तरह से ऊर्जा उत्सर्जन करता है। अगला पॉइंट क्या है हमारा? ऊर्जा उत्सर्जन। तो देखिए जो सूर्य है वो हमें ऊर्जा किन किन आधारों पर देता है? ऊर्जा उत्सर्जन। तो देखिए जो सूर्य ऊर्जा देता है ये हमें किरणों के माध्यम से ऊर्जा प्रदान करता है। किसके माध्यम से? किरणों के माध्यम से। तो उन किरणों का नामकरण भी हुआ है। कौन कौन सी किरणें हैं जो हमें सूर्य प्रदान करता है? तो सबसे पहले तो इसमें हमारा दृश्य प्रकाश, दृश्य प्रकाश यानी जो सूर्य से प्रकाश निकलता है वो हमें दिखाई पड़ता है, वो हमारा दृश्य प्रकाश। अगला है हमारा इसमें एक्स किरणें। एक्स किरणें भी हमें सूर्य के माध्यम से प्राप्त होती हैं। अगली है इसमें गामा किरणें। कौन सी है? गामा किरणें। गामा किरणें भी हमें सूर्य से प्राप्त होती हैं। अगली है इसमें हमारी पराबैंगनी किरणें। कौन सी किरणें हैं? पराबैंगनी किरणें। पराबैंगनी किरणें। अब देखिए जो पराबैंगनी किरणें होती हैं ये हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक होती हैं। ये शरीर में कैंसर जैसी आदि बीमारी उत्पन्न करती हैं। चर्म रोग, बहुत सी बीमारी होती है जो गामा किरणों से प्रभावित होकर उत्पन्न होती हैं। तो जो ये पराबैंगनी किरणें होती हैं इनसे एक परत हमारे वायुमंडल में विकसित है। कौन सी परत है वो? तो वो है हमारी ओजोन परत। कौन सी है? ओजोन परत है। पराबैंगनी किरणें होती हैं सूर्य से उत्पन्न होती हैं जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होती हैं। लेकिन एक वायुमंडल में परत भी है, यानी जो हमारा वायुमंडल है पृथ्वी पर इसमें एक परत है। तो वो कौन सी परत है? ओजोन परत है। देखिए इसमें एक क्वेश्चन भी हमसे पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी परत है जो पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी परत है जो सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। तो परत हमारी कौन सी हो जाएगी? ओजोन परत हो जाएगी जो पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। अब देखिए इसमें हमारी अगली इसमें थी एक्स किरणें। तो देखिए एक्स किरणें कब उत्पन्न होती हैं? एक्स किरणें ये उत्पन्न होती हैं सूर्य ग्रहण के समय। एक्स किरणें कब उत्पन्न होती हैं? सूर्य ग्रहण के समय। सूर्य ग्रहण के समय उत्पन्न होती हैं। कब उत्पन्न होती हैं? सूर्य ग्रहण के समय उत्पन्न होती हैं। तो देखिए जब ये सूर्य ग्रहण नहीं होता है तब उत्पन्न नहीं होती, जब सूर्य ग्रहण होता है तब ये किरणें उत्पन्न होती हैं। अब देखिए जब सूर्य ग्रहण होता है तो ये उत्पन्न होती है, लेकिन जब देखिए सूर्य ग्रहण पड़ता है तब जो सूर्य का भाग हमें दिखाई पड़ता है उसे क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण के समय हमें इतना भाग दिखाई पड़ता है और इतना भाग दिखाई नहीं पड़ता है जितना हमारा पार्ट ढक जाता है। तो जो पार्ट हमें दिखाई पड़ता है उसे क्या कहते हैं? तो देखिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें बना लीजिए, हमारा क्या बनेगा? सूर्य ग्रहण के समय, सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देने वाला भाग, दिखाई देने वाला भाग क्या कहलाता है? पॉइंट हमारा क्या बना यहाँ पर? सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का जो भाग दिखाई देता है वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है सूर्य किरीट। क्या कहलाता है? सूर्य किरीट कहलाता है।
सूर्य किरीट कहलाता है। अब देखिए जब ये भाग सूर्य किरीट कहलाता है, लेकिन इसका एक अन्य नाम भी है। क्या अन्य नाम है? तो इसको कहते हैं सूर्य मुकुट। क्या बोलते हैं इसको? सूर्य मुकुट। अब देखिए अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देने वाला भाग क्या कहलाता है, तो देखिए आपको ऑप्शन किस तरह से मिल सकते हैं। ऑप्शन में अगर दे दिया जाएगा सूर्य किरीट, तो ये ऑप्शन भी आपका राइट हो जाएगा। अगर उसमें आपको सूर्य किरीट नहीं मिलता है, ऑप्शन में दे दिया जाता है सूर्य मुकुट, यानी जो सूर्य ग्रहण के समय सूर्य ग्रहण का भाग, जो सूर्य का भाग दिखाई देता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे सूर्य किरीट कहते हैं, लेकिन उसका एक अन्य नाम भी है। तो वो कौन सा नाम है? सूर्य मुकुट उसका अन्य नाम है। अब देखिए इसमें हमारा एक अगला पॉइंट और बनेगा। क्या बनेगा? जब सूर्य की स्थिति यहाँ पर होती है, तो यहाँ पर देखिए सूर्य में धब्बे पड़ते हैं। दो तरह के सूर्य में धब्बे पड़ते हैं। कौन कौन से धब्बे पड़ते हैं? एक होते हैं ब्लैक होल, ब्लैक होल, एक होते हैं श्वेत होल। कौन कौन से होते हैं? इसमें ब्लैक होल होते हैं, श्वेत होल। देखिए जो ब्लैक होल होते हैं, जब इसमें दो तरह के ये धब्बे पड़ जाते हैं, इसमें सूर्य में जब ये धब्बे पड़ते हैं, उस समय पृथ्वी पर झंझावात उत्पन्न होता है। कब उत्पन्न होता है? जब सूर्य में ये ब्लैक होल पड़ते हैं, तो देखिए हमें दिखाई नहीं, स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन नॉर्मल ये फर्क पड़ता है कि सूर्य की रोशनी थोड़ी सी कम हो गई है। क्या दिखाई पड़ता है? ऐसा महसूस होता है कि सूर्य की रोशनी कम हो गई है, लेकिन हमें स्पष्ट रूप से यह दिखाई नहीं देता है कि इसमें ब्लैक होल है। तो देखिए जब इसमें ब्लैक होल होते हैं, उस समय पृथ्वी पर झंझावात उत्पन्न होता है, यानी जो हमारी पृथ्वी है इसमें कंपन उत्पन्न होता है। जब पृथ्वी में कंपन उत्पन्न होगा, तो देखिए हमारे रेडियो, टेलीविजन आदि जो हमारे संचार के माध्यम है, इनमें गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। क्या होता है इनमें? इनके जो ब्लैक होल पड़ने से हमारे रेडियो कामा अन्य संचार के माध्यमों में, अन्य संचार के माध्यमों में गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। यानी देखिए जो हमारे ब्लैक होल है, ये सूर्य में पड़ते हैं, तब रेडियो कामा अन्य संचार के माध्यमों में गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। तो जब गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है, तो कौन सी किरणें होती हैं? एक्स किरणें इसमें ज्यादा प्रभावित होती हैं। कौन सी? एक्स किरणें इसमें ज्यादा प्रभावित होती हैं। अब अगला पॉइंट देखिए, इसमें हमारा क्या बनेगा? अगला पॉइंट बनेगा इसमें हमारा सूर्य का भविष्य। अगला पॉइंट हमारा क्या रहेगा इसमें? सूर्य का भविष्य। तो देखिए जो हमारा सूर्य का भविष्य ये पॉइंट बनेगा, इसमें इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, यानी सूर्य के भविष्य के बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए इसमें जो हमारी गैसें होती हैं, हमने आपको बताया, इसमें हाइड्रोजन कितनी होती है? 71% होती है। हीलियम कितनी होती है? 26.5%, यानी 26.5% इसमें हमारी हीलियम होती है। तो देखिए जब हीलियम ये अधिक मात्रा में हो जाएगी, हीलियम कितनी होती है? 26.5%, ये हीलियम की मात्रा है। देखिए जो हमारा सूर्य है, ये लगातार घूर्णन कर रहा है,
और ऐसा बताया जा रहा है आगे कि ये घूर्णन करते करते एक इसकी स्थिति ऐसी आएगी कि इसकी घूर्णन की प्रक्रिया बहुत कम हो जाएगी। जब घूर्णन की प्रक्रिया कम हो जाएगी तो इसमें हीलियम का उत्पादन कम हो जाएगा, यानी जो हमारा सूर्य घूर्णन करता है इसमें हीलियम जो गैस है इसकी मात्रा कम हो जाएगी। अब जब हीलियम गैस की मात्रा कम हो जाएगी तो इसका जो ऊर्जा का उत्पादन है ये बंद हो जाएगा। ऊर्जा का उत्पादन है यानी जो हमें ये ऊर्जा प्रदान करता है अनेक किरणों के माध्यम से, तो इसमें जो ऊर्जा उत्पादन है ये बंद हो जाएगा। अगर इसका ऊर्जा उत्पादन बंद हो जाएगा तो देखिए जो हमारे ग्रह हैं जो सूर्य से निकलकर बने थे अनेक ग्रह, और इन ग्रहों के जो हमारे तारे, पृथ्वी, चंद्रमा आदि ग्रह हैं इनको ऊर्जा कौन प्रदान करता है? तो हमारा मेन केंद्र पर बैठा है कौन? सूर्य। कौन बैठा है? सूर्य। ये सभी ग्रहों, उपग्रहों तथा अन्य तारों को भी ये ऊर्जा देता है। जब इसकी ऊर्जा नष्ट हो जाएगी, जब इसके ऊर्जा उत्पादन बंद हो जाएगा तो ये किस तरह का होगा? तो ये सर्कल टाइप में इसमें जो केंद्र बनता है गोले में इसको क्या कहते हैं? केंद्र क्रोड कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं? सूर्य के जो मेन भाग होता है अंदर का इसको क्या बोलते हैं? क्रोड बोलते हैं। जब इसका ऊर्जा उत्पादन बंद हो जाएगा तो ये भाग बढ़ जाएगा। कौन सा भाग बढ़ जाएगा? क्रोड। ये भाग बढ़ जाएगा और इसकी जो दीप्तिमान सतह है ये कम हो जाएगी। ये कैसी हो जाएगी? इसकी दीप्तिमान सतह कम हो जाएगी। और देखिए इसकी उम्र कितनी है सूर्य की? तो इसकी उम्र है 5 बिलियन वर्ष। इसकी उम्र कितनी है? 5 बिलियन वर्ष। देखिए ये इसकी उम्र कोई श्योर नहीं बताएगी, लेकिन इसका एक अनुमान लगाया गया। क्वेश्चन आता है कि सूर्य की अनुमानित उम्र कितनी है? तो इसकी अनुमानित उम्र कितनी है? 5 बिलियन वर्ष इसकी अनुमानित उम्र है। अब देखिए पृथ्वी जब ये बड़ा होगा, इसका आकार, किसका आकार? क्रोड का। जब इसका आकार बड़ा होगा तो इसमें अपने आप एक ज्वाला उत्पन्न हो जाएगी। किसमें? सूर्य में। सूर्य में अपने आप एक ज्वाला उत्पन्न हो जाएगी। जब इसमें एक ज्वाला उत्पन्न होगी तो यहाँ पर इसका टेम्परेचर बहुत अधिक हो जाएगा और ये अधिक गति से घूर्णन भी करेगा। सूर्य है, जब इसका टेम्परेचर अधिक होगा और ये अधिक गति से घूर्णन करेगा। तो देखिए जो सूर्य है इसके सबसे नजदीक ग्रह कौन कौन से हैं? तो इसके सबसे नजदीक ग्रह हैं बुध और शुक्र। कौन कौन से ग्रह हैं? बुध और शुक्र, ये सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह हैं। तो देखिए जब ये घूर्णन अधिक करेगा और इसका टेम्परेचर अधिक हो जाएगा तो जो ये ग्रह हैं इसमें बुध और शुक्र ये इसकी ओर अधिक आकर्षित हो जाएंगे। किसकी ओर? सूर्य की ओर अधिक आकर्षित हो जाएंगे। और जब ये अधिक आकर्षित होंगे तो यही इसमें सम्मिलित हो जाएंगे, क्योंकि ये इसी का पार्ट था और इसमें ही विलीन हो जाएगा। तो ये बुध शुक्र मुख्य रूप से इसमें सूर्य में निहित हो जाएंगे। अगली इसमें आता है हमारा ग्रह अगला कौन सा? पृथ्वी। तो देखिए पृथ्वी इसमें सम्मिलित नहीं होगी क्योंकि इतनी पास ही नहीं है हमारी पृथ्वी, तो पृथ्वी सम्मिलित नहीं होगी, लेकिन ये पूर्ण रूप से जलकर भस्म हो जाएगी। यानी इसका टेम्परेचर जब इस सूर्य का बढ़ेगा तो हमारी पृथ्वी का ही ऑटोमेटिक टेम्परेचर बढ़ जाएगा, जिससे यहाँ पर आग लग जाएगी, इसमें बहुत इसका टेम्परेचर हो जाएगा और पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या बनेंगे कि सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन कौन से हैं? तो सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह हैं बुध और शुक्र। अब देखिए जब यहाँ पर ये अपने आप में इन दो ग्रहों को विलीन कर लेगा, पृथ्वी हमारे यहाँ पर नष्ट हो जाएगी, तो अन्य तारे हैं जो इसके प्रकाश से चलते हैं, तो इनका प्रकाश तारों का किसमें विलीन हो जाएगा? सूर्य में विलीन हो जाएगा। और जब ये विलीन हो जाएगा सूर्य में तो इसका टेम्परेचर अचानक ठंडा होगा। धीरे धीरे जब ये टेम्परेचर ठंडा होगा तो ये तारों का प्रकाश छीन लेगा।
तारों का प्रकाश जो है ये सूर्य छीन लेगा और ये तारे धीरे धीरे विलीन हो जाएंगे और उसके बाद ये हमारा जो सूर्य है इसका टेम्परेचर भी कम हो जाएगा और ये भी उसमें विलीन हो जाएगा, हमारे सौरमंडल में विलीन हो जाएगा। ये था हमारा सूर्य का भविष्य। अब हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और देखेंगे। क्वेश्चन आता है कि सौर वर्ष किसे कहते हैं। सूर्य से संबंधित पॉइंट क्या आता है कि सौर वर्ष किसे कहते हैं। तो देखिए जो सौर वर्ष है पृथ्वी की ये एक दूरी होती है, किसकी, पृथ्वी और सूर्य की। क्या देखेंगे, सौर वर्ष। देखिए इस पॉइंट को अच्छे से क्लियर कीजिए। क्वेश्चन आता है कि सौर वर्ष किसे कहते हैं। तो सूर्य हमारी आकाश गंगा के मध्य में स्थित है। अभी हमने आपको बताया सूर्य कहाँ स्थित है। सूर्य हमारी आकाश गंगा के सूर्य हमारी आकाश गंगा के मध्य में स्थित है। हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है, तो हमारी आकाश गंगा का नाम है मंदाकिनी। हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है, मंदाकिनी हमारी आकाश गंगा का नाम है। अब देखिए जो ये सूर्य है वो किसके चक्कर लगाता है, आकाश गंगा मंदाकिनी के चक्कर लगाता है। तो देखिए इसकी परिक्रमा कितनी है, तो इसकी परिक्रमा है 250 मिलियन वर्ष। यानी ये हमारी मंदाकिनी आकाश गंगा है। जो सूर्य है हमारा ये इसके मध्य में स्थित है और ये पूरा चक्कर लगाता है किसका, मंदाकिनी आकाश गंगा का। इसमें कितना समय लगता है, तो 250 मिलियन वर्ष समय लगता है। कितना समय लगता है, 250 मिलियन वर्ष समय लगता है। अब देखिए इंपॉर्टेंट हमारा पॉइंट क्या बना, यहाँ पर समझने वाली बात हमारी यहाँ पर है। जो ये पूरा चक्कर लगाता है इसे क्या कहते हैं, तो यही है तो हमारा पॉइंट था सौर वर्ष। ये जो पूरा चक्कर लगाता है इसे क्या कहते हैं, सौर वर्ष कहते हैं। ये देखिए जो ये सूर्य है जो मंदाकिनी आकाश गंगा का चक्कर लगाएगा इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, सौर वर्ष कहते हैं। अब देखिए सूर्य जो है इसमें एक और दूरी निहित होती है, एक दूरी और तय करता है, उसका नाम क्या है, सौर परिभ्रमण। ये तो हो गया हमारा सौर वर्ष। तो सौर वर्ष किसे कहते हैं, जो मंदाकिनी आकाश गंगा है इसके चारों ओर जो अपना परिक्रमण काल करता है इसको क्या कहते हैं, सौर वर्ष कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे सौर परिभ्रमण। क्या पढ़ेंगे, सौर परिभ्रमण। ये था हमारा सौर वर्ष। अब हम लोग पढ़ेंगे सौर परिभ्रमण। सौर परिभ्रमण। तो देखिए जो सूर्य है ये किसके चक्कर लगाता है, मंदाकिनी आकाश गंगा के चक्कर लगाता है, लेकिन ये अपने अक्ष पर भी घूमता है। यानी हमने आपको बताया सूर्य है ये अपने अक्ष पर भी चक्कर लगाता है, यानी अपनी जो उसकी स्थिति है अपनी स्थिति पर रह के भी घूर्णन करता है। तो उस स्थिति को क्या कहते हैं, परिभ्रमण कहते हैं। तो देखिए इसकी दिशा क्या है, ये किस दिशा में चक्कर लगाता है, तो सूर्य, नोटेड पॉइंट क्या बनेगा हमारा, सूर्य पश्चिम से, किस दिशा से, पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर अपने अक्ष पर घूर्णन करता है। सूर्य पश्चिम से पूर्व की ओर अपने अक्ष पर घूर्णन करता है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं सौर परिभ्रमण। उसे सौर परिभ्रमण
कहते हैं। देखिए सौर परिभ्रमण किसे कहते हैं? सूर्य पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर अपने अक्ष पर घूर्णन करता है। घूर्णन किसे कहते हैं? अपने ही जगह पर स्थित होकर चारों ओर जो घूमने की स्थिति होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? घूर्णन कहते हैं। तो ये क्या कहलाता है? सौर परिभ्रमण कहलाता है या सौर घूर्णन कहलाता है। इसमें देखिए और अगला पॉइंट क्या बनेगा? ये अपने अक्ष पर कितना झुका हुआ है? सूर्य अपने अक्ष पर कितना झुका हुआ है? तो 7.25 7.25 डिग्री ये झुका हुआ है। 7.25 डिग्री सूर्य अपने अक्ष पर झुका हुआ है। कहाँ पर झुका हुआ है? अपने अक्ष पर झुकाव कितना है सूर्य का? तो 7.25 डिग्री अपने अक्ष पर झुका हुआ है। यानी अपने अक्ष पर कितना कोण बनाता है? 7.25 डिग्री का कोण बनाता है। अब देखिए यहाँ पर एक अगला पॉइंट हमारा बनेगा जो इम्पोर्टेंट रहेगा। तो देखिए अगर सूर्य की दिशा पूछी जाएगी आपसे कि ये किस दिशा में घूर्णन करता है, तो दिशा क्या हो जाएगी आपकी? पश्चिम से पूर्व की ओर दिशा हो जाएगी। गलती से भी इसे पूर्व से पश्चिम की ओर ना करें। बहुत इंपॉर्टेंट हमारा ये पॉइंट है। ऑप्शन हमसे किस तरह रखे जाते हैं? ऑप्शन क्वेश्चन में ऑप्शन रखे जाते हैं पूर्व से पश्चिम की ओर। इतना ही चेंजमेंट इसमें किया जाता है। पश्चिम से पूर्व की ओर दे दिए जाएंगे, पूर्व से पश्चिम की ओर दे दिए जाएंगे। तो क्वेश्चन हमारा यहीं से कंफर्म हो जाएगा कि सूर्य किस दिशा में घूमता है, अपने अक्ष पर घूर्णन करता है। तो पश्चिम से पूर्व की ओर करता है। देखिए जो तारे भी हैं वो भी हमारे पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करते हैं, लेकिन इसमें भी कुछ अपवाद है। देखिए कोई भी वस्तु होती है उसमें अपने आप में कुछ चीजें अपवादित होती हैं। तो इसमें भी ग्रह हैं वो सारे पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करते हैं, लेकिन कुछ ग्रह में अपवाद हैं। जैसे शुक्र, जैसे कौन सा ग्रह हुआ? शुक्र। ये पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। इसकी दिशा क्या है? ये पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। और भी हमारे 2-3 ग्रह वो भी इसी दिशा में घूमते हैं, लेकिन बाद बाकी जितने हमारे ग्रह उपग्रह हैं, सूर्य, चंद्रमा, ये सारे किस दिशा में चक्कर लगाते हैं? तो पश्चिम से पूर्व की ओर ये चक्कर लगाते हैं। अब देखिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए, वन लाइनर जो सूर्य के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, जिसमें उनका व्यास आदि जानकारी दी रहेगी। क्या है? सूर्य से संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़े। सूर्य से संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़े। तो देखिए सूर्य से संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़े क्या है, हम लोग वन लाइनर में देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है। किससे? पृथ्वी से। तो 149.8 कितनी है? 149.8 मिलियन किलोमीटर। पृथ्वी से दूरी कितनी है? तो इसकी पृथ्वी से दूरी हो जाएगी, देखिए यहाँ पर सूर्य की बात हो रही है, तो सूर्य की पृथ्वी से दूरी कितनी है? 149.8। कितनी दूरी है? 149.8 मिलियन। आपको यहाँ पर याद रखना है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा। मिलियन दूरी होती है, मिलियन में भी होती है और बिलियन में भी होती है। कितनी होती है? मिलियन में भी होती है, बिलियन में। अगर इसे हम करोड़ में देखेंगे तो करोड़ में ये आंकड़े हमारे कितने पहुंच जाएंगे? 14.98 करोड़ किलोमीटर। ये हमारी दूरी करोड़ में कितनी हो जाएगी? 14.98 करोड़ किलोमीटर में जाएगी। अगर मिलियन में पूछी जाएगी तो मिलियन में कितनी हो जाएगी?
149.8 मिलियन, यानी 149.8 मिलियन में जाएगी और 14.98 करोड़ ये हमारी किलोमीटर में जाएगी। अब देखिए अगला पॉइंट क्या बनेगा, सूर्य का व्यास। किसका व्यास? सूर्य का व्यास। सूर्य का व्यास, तो सूर्य का व्यास कितना है? 1,03,12,000। कितना है? 1,03,02,000। कितना? सॉरी, 1,03,92,000 ये दिया गया है सूर्य का व्यास। कितना है? 1,03,92,000 ये सूर्य का व्यास दिया गया है। अगला पॉइंट इसमें क्या रहेगा, पृथ्वी की तुलना में ये कितना बड़ा है, यानी पृथ्वी की तुलना में इसका व्यास कितना है? तो 109 गुना बड़ा है। कितना? 109 गुना बड़ा है सूर्य पृथ्वी की तुलना में। यानी जो हमारी पृथ्वी है जितनी बड़ी होगी उसमें कितने का मल्टीप्लाई करेंगे? तो 109 का मल्टीप्लाई करेंगे, तब उसका सूर्य का व्यास निकल के आएगा। उतना कितना बड़ा है सूर्य, ये निकल के आएगा। यानी हमारी जो पृथ्वी है उससे 109 गुना बड़ा है क्या? सूर्य। अगला पॉइंट देखिए, इसमें हमारा क्या रहेगा, फोटोस्फीयर। जो हमारा फोटोस्फीयर किसे बोलते हैं हम लोग? सूर्य ग्रहण के समय जो भाग दिखाई देता था उसे सूर्य ग्रहण बोलते थे, और ये यहाँ पर जो भाग दिखाई देता था उसे क्या कहते थे? फोटोस्फीयर। क्या बोलते थे? फोटोस्फीयर। तो इसका टेम्परेचर कितना होता है? इसका टेम्परेचर होता है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका टेम्परेचर कितना होता है? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। हमारा फोटोस्फीयर होता है, इसका टेम्परेचर कितना होता है? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर होता है। अब देखिए इसका परिक्रमण काल कितना होता है? किसका? सूर्य का। परिक्रमण काल कितना होता है? तो इसका परिक्रमण काल होता है 250 मिलियन वर्ष। कितना होता है? 250 मिलियन वर्ष जो सूर्य है इसका परिक्रमण काल होता है। अगला देखिए इसमें पॉइंट हमारा क्या बनेगा? घूर्णन। ये तो हो गया हमारा परिक्रमण, अगला है हमारा घूर्णन। तो जो सूर्य है ये घूर्णन कितने समय में कर लेता है? तो ये घूर्णन करता है 25 दिनों में। 25 दिनों में ये घूर्णन कर लेता है। यानी जो हमारा सूर्य है ये अपने अक्ष पर एक पूरा चक्कर कितने दिनों में लगा लेता है? तो 25 दिनों में ये अपना घूर्णन पूरा कर लेता है। अगला देखिए इसमें पॉइंट क्या बनेगा? आयु। तो इसकी हमने अनुमानित आयु आपको बताई, कितनी है सूर्य की अनुमानित आयु? अनुमानित आयु है 5 बिलियन वर्ष। कितनी है? 5 बिलियन वर्ष ये सूर्य की अनुमानित आयु है। आपको यहाँ पर ये इस पॉइंट पर बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट लगा लेना है, इंपॉर्टेंट निशान लगा लेना है कि अनुमानित आयु कितनी है? तो 5 बिलियन वर्ष है। एक हमारी दी जाती है बिलियन में, दूसरी दी जाती है हमारी बिलियन में। मिलियन और बिलियन। अब देखिए ऑप्शन किस तरह से उसमें रखे जाते हैं। क्वेश्चन में हमारे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूर्य की अनुमानित आयु कितनी है। एक ऑप्शन हमारा आता है 5 बिलियन वर्ष। क्या आता है? 5 बिलियन वर्ष आता है। दूसरा आता है हमारा 5 मिलियन वर्ष। क्या आता है? 5 मिलियन वर्ष। तो आपको बिलियन और मिलियन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। सूर्य की अनुमानित आयु किसमें दी गई है? बिलियन वर्ष में दी गई है। अब देखिए अगला इसमें हमारा पॉइंट क्या बनेगा? सूर्य करोड़। यानी जो सूर्य है इसमें जो बीच में हमारा सेंटर पॉइंट रहता है इसे क्या कहते हैं?
क्रोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रोड बोलते हैं। तो इसका टेम्परेचर हमसे पूछा जाता है कि सूर्य जो है इसमें जो क्रोड है इसका टेम्परेचर कितना होता है। तो क्रोड का टेम्परेचर होता है 1500 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है? 1500 डिग्री सेंटीग्रेड क्रोड का टेम्परेचर होता है। यानी जो इसमें जो ब्लैक होल होते हैं इनका टेम्परेचर कितना होता है? 1500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और इनके जो धब्बे होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? ब्लैक होल। दो तरह के सूर्य में धब्बे होते हैं, ब्लैक होल होते हैं, श्वेत होते हैं, जिसे श्वेत सागर भी कहते हैं। तो इनका टेम्परेचर कितना होता है? 1500 डिग्री सेंटीग्रेड इनका होता है। और देखिए जो क्रोड होता है इसका टेम्परेचर कितना होता है? इसका होता है 15 से 20 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है? यानी जो सूर्य के बीच का हिस्सा होता है इसे क्या बोलते हैं? क्रोड बोलते हैं। सबसे अधिक टेम्परेचर सूर्य में कहाँ होता है? तो क्रोड में होता है। कितना होता है? 15 से 20 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है? बहुत होता है अधिक। कितना? 15 से 20 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सर्वाधिक यहीं पर तापमान होता है, यानी केंद्र बिंदु पर ही सर्वाधिक तापमान होता है। एक बार इसे दोबारा से देख लीजिए। सूर्य की जो अनुमानित आयु है वो कितनी है? 5 बिलियन वर्ष दी गई है। और पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है? तो 149.8 मिलियन किलोमीटर में दी हुई है। अगला इसमें हमारा पॉइंट अगर करोड़ में पूछी जाएगी तो 14.98 करोड़ किलोमीटर में दी हुई है। और सूर्य का व्यास कितना है? तो इसका व्यास है 1,03,92,000 इसका व्यास है। पृथ्वी की तुलना में सूर्य कितना बड़ा है? तो 109 गुना बड़ा है। कितना बड़ा है? 109 गुना बड़ा है। अब देखिए इसमें जो फोटोस्फीयर जो हमने आपको बताया सूर्य ग्रहण के समय जो भाग दिखाई देता है उसे क्या बोलते हैं? फोटोस्फीयर बोलते हैं। उसका टेम्परेचर कितना होता है? तो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड उसका टेम्परेचर होता है। इसका परिक्रमण काल कितना होता है? तो इस सूर्य का परिक्रमण काल होता है 250 मिलियन वर्ष। कितना होता है? 250 मिलियन वर्ष। घूर्णन की बात की जाए तो ये घूर्णन करता है 25 दिनों में। और जो इसमें ब्लैक होल होते हैं इनका टेम्परेचर कितना होता है? तो 1500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और इसमें जो क्रोड होता है सूर्य में इसका टेम्परेचर कितना होता है? तो इसका होता है 15 से 20 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर होता है। ये थी हमारी आज सूर्य यानी सौर मंडल से संबंधित क्लास। उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो क्लास को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।